चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम प्रीलिम्स को टारगेट करेंगे और यूपीएससी को समझेंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पूछने का तरीका है वो 2022 से बदलना चालू हुआ, 2023 में जाकर पूरी तरह बदल गया और ख़ासकर ऑप्शन को लेकर। ठीक है? इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे बारीक से और 2011 से 2023 तक जो भी बदलाव आते गए हैं उनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, विस्तृत विश्लेषण करेंगे ताकि आप यूपीएससी को समझें, यूपीएससी आपको समझे। वो तो होगा नहीं, आपको यूपीएससी को समझना पड़ेगा। ठीक है? सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी एग्जाम समझने का उसके पीवाईक्यू को सॉल्व करना। ठीक है? तो यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू की हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा पेशेंस के साथ क्लास को देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। संभावनाएँ आगे आने वाले एग्ज़ाम को लेकर डिस्कस की जाएँगी। पीवाईक्यू को सॉल्व करने का एक मतलब ये भी होता है कि आप पीवाई को सॉल्व करें, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन संभावित हों, उनको भी देखते रहें। ठीक है? डिटेल एनालिसिस करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो 2011 में पूछा गया। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है ब्रह्मपुत्र, इरावती, मेकॉन्ग नदियाँ तिब्बत के ऊपरी पहुँच में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवाहित होने के लिए अपने मार्ग में यू टर्न यानी यू मोड़ लेती है। ये यू टर्न किसके कारण होता है? ठीक है, ये तो इसमें कथन दिया गया है। मेन क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर जो है अब भारत में प्रवेश करती है। तो वो जो यू टर्न लेती है उसका कारण क्या है? ऑप्शन एक, फलित हिमालय श्रृंखलाओं का उत्थान के कारण। ऑप्शन बी, भूवैज्ञानिक रूप से युवा हिमालय के सिंटेक्सियल झुकाव के कारण। ऑप्शन सी, तृतीयक काल के वलित पर्वत श्रृंखलाओं में भूवर्तनी गड़बड़ी के कारण। ठीक है, यानी डिस्टर्बेंस के कारण। तो आप देखेंगे कि भारत में दो सिंटेक्सियल बैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक तो सबसे पहले आपको ब्रह्मपुत्रा नदी का पता है कि आप ईस्टर्न घाट पर जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ से जब तिब्बत के पठार से निकलकर ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ सिंटेक्सियल बैंड होता है। तो ये होती देखी नदी यहाँ से आती है, जैसे मुड़ के आती है, इसे सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं। दूसरा जो सिंटेक्सियल बैंड बनता है वो आप देखें ग्रेट हिमालय पर सिंधु नदी जब जो है जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो फिर वहाँ जो है सिंटेक्सियल बैंड बनता है। दो सिंटेक्सियल बैंड बनते हैं, यानी भूवैज्ञानिक रूप से युवा हिमालय के सिंटेक्सियल झुकाव का कारण जो है ये नदी यू टर्न लेती है। ठीक है, तो आपको आज एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भारत में दो यू सिंटेक्सियल बैंड झुकाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम उसी चीज़ का यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। जिनको इंग्लिश में पढ़ना हो दोनों पीडीएफ हम आपका टेलीग्राम पर चैनल पर दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और चैनल के स्लाइड में भी चैनल का नाम चल रहा है स्टडी ऑन आईएएस, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाए। तो बात करें ऑप्शन 20 में से ये सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयस, इसके कारण जो है ब्रह्मपुत्रा जो है यू टर्न बना लेती है। ठीक है, भारत में प्रवाहित होने के लिए। ठीक है, तो जैसा हमने कहा दो सिंटेक्सियल बंड है, तो हिमालय के दोनों सिरों पर, ठीक है, हिमालय के दोनों सिरों की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ग्रेट हिमालय पे इधर देखेंगे तो इधर नंदा देवी हम बता रहे हैं इसका विस्तार, सॉरी नांगा पर्वत, नंदा देवी तो उत्तराखंड में है। नांगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक ग्रेट हिमालय का विस्तार है। ठीक है, पश्चिमी विस्तार देखेंगे कहाँ तक, नांगा पर्वत, और पूर्वी विस्तार नामचा पर्वत। यहाँ पर अगर नांगा पर्वत की बात करें तो यहाँ से देखेंगे सिंधु नदी, ठीक है, निकलकर जब यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती उसके पहले एक गॉर्ज का निर्माण करती। गॉर्ज यानी वही सिंटेक्सियल बैंड से होकर बहती। दूसरा देखेंगे टी सांगपुर रिवर, तिब्बत में टी सांगपुर कहते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो उसे जो है दिबांग दिबांग मिलकर जो है यह ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है, यानी एक गॉर्ज यहाँ बनता है, दो गॉर्ज बनते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब हिमालय की बात कर ही रहे हैं तो कुछ फैक्चुअल जानकारी देख लेते हैं। जैसे हिमालय से कोई नदी निकलती है, ठीक है, तो उसमें इरोजन चालू हो जाता है क्योंकि हिमालय एक यंग यंग रिवर होती है, एक यंग माउंटेन है, उसमें अभी भी उत्थान चालू है, कटाव चालू है, इरोजन चालू है। ठीक है, और हिमालय जो चट्टानी संरचना है इतना हार्ड रॉक नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं
तो कुछ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हिमालयन नदियाँ निकलती हैं, तो सबसे पहले भाबर क्षेत्र, इसके बीच में नदियाँ आकर विलुप्त हो जाती हैं, फिर जो है तराई में जाकर निकलती हैं। तो भाबर की बात करें, यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसमें केवल बड़ी जड़ों वाले पेड़-पौधे ही पनपते हैं। ठीक है? तो ये आपको इसकी विशेषता ध्यान रखनी है। भाबर, यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तराई में जाकर निकलती हैं। तराई की बात करें, तो तराई जो है भाबर के दक्षिण या इसके समानांतर चलने वाला एक खराब जल निकास वाला, नम दलदली और घने जंगलों वाला संकीर्ण मार्ग होता है। यानी कहने का मतलब तराई में भी आपको बड़े-बड़े पत्थर मिल जाएँगे, ठीक है? यानी अधिकांश तराई भूमि विशेष रूप से अगर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की कृषि भूमि में बदल दी गई है, जो गन्ने और चावल, गेहूँ की अच्छी फसल देती है। इसके अलावा तराई के बाद जो नेक्स्ट क्रोनोलॉजी आती है, उसे क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। भांगर जो होता है, नदी के किनारे पुराना जलोढ़ की पोजीशन होता है। यह बाढ़ के मैदान से यहाँ पर ऊँची छत टाइप की बन जाती है। लास्ट जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसे खादर कहते हैं। यहाँ पर नए जलोढ़ का निर्माण होता है, क्योंकि बाढ़ का जो है बार-बार बाढ़ आता रहता है, तो नई-नई सॉइल बनती रहती है, ठीक है? यानी बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि कैसे क्रोनोलॉजी रहेगी, ठीक है? भाबर, तराई, भांगर, खादर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, बात कर रहे थे इंडस रिवर की, ये जो देख रहे हैं, यहाँ से देखिए यही गॉर्ज है, यही गॉर्ज है। यहाँ से देखेंगे तो ये पश्चिमी हिमालय का गॉर्ज है। बाकी यहाँ पर नदियों की बात की गई है, तो आप इंडस रिवर की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं, पोखराचू ग्लेशियर से निकलता है इंडस रिवर, ठीक है? और बहुत सारे रिवर के नाम दिए गए हैं, इनको आपको देख लेना है। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पर हमने नेशनल पार्क के नाम दे दिए गए हैं, जैसे लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, हेबिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, उसके बारे में दिया गया है। अब हिमालयन रेंज में जितने नेशनल पार्क है, सब हम आपको यहाँ पर दे दिए। जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ पर दे दिया गया, कौन से नेशनल पार्क कहाँ से है, कम से कम इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे सिटी नेशनल पार्क, जैसे सलीम अली नेशनल पार्क कहते हैं, वो जो देखेंगे तो वो आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा। काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है? दाचिंगम नेशनल पार्क, क्वेश्चन पूछा गया है, दाचिंगम नेशनल पार्क जो है किस किस प्रजाति के लिए फेमस है? तो कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। दवांग रिवर इसके बीच से बहती है, और डल लेक जो है इसी के साथ बनता है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, क्योंकि हिमालय विस्तार जिस राज्य में है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है? सिम्बलारा नेशनल पार्क, ठीक है? नेक्स्ट बात करें हरियाणा। हरियाणा का देखेंगे कुछ पार्क हिमालय के रेंज में आता है। ग्रेट हिमालय के साथ हम चारों जो तीनों रेंज हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कलेसर नेशनल पार्क उस रेंज में आएगा। तो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये भी हरियाणा हरियाणा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के ये भी हिमालय रेंज में स्थित है, तो गोविंद नेशनल पार्क, राय नेशनल पार्क, ठीक है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को हमने इसलिए हिमालय में शामिल किया है, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का ये जो दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ शिवालिक रेंज का थोड़ा बहुत भाग आपको देखने के मिलेगा, ठीक है? अब ईस्टर्न हिमालय की बात करें, ईस्टर्न हिमालय में ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर ये गॉर्ज बनता है। हिमालय का ईस्टर्न पार्ट देखेंगे तो ईसांगपू फ्यूचर जोन, जिसे तिब्बत में कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये गॉर्ज बनता है। बहुत सारी नदियाँ दी गई हैं, इनको आपको देख लेना है। अब बात करें नेशनल पार्क की, तो बक्सा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, ठीक है? गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योर न्योरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है? सिंगलेयर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सब कहाँ वेस्ट बंगाल में स्थित है। सिक्किम में देखेंगे तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, क्योंकि हम इसमें डिटेल में चर्चा इसलिए नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। हम आपको लोकेशन दिखा दे रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? मानस, ठीक है? ये सब कहाँ है? ये असम में मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क हमेशा न्यूज़ में रहता है। ये फ्लाइंग स्क्वेरल के लिए जो है बहुत फेमस है यहाँ पर, ठीक है? अभी हाल ही में न्यूज़ था कि 40 साल बाद जो है, लगभग 42 साल बाद जो है फ्लाइंग स्क्वेरल यहाँ पर देखने को मिला, इसलिए नामदफा नेशनल पार्क जो है
मेघालय में 2 नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो बाखरम नेशनल पार्क, ठीक है। फिर त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन से रासबेरी नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ त्रिपुरा में स्थित है। फिर मणिपुर आ गया, केवलू लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पर लोकटक झील भी स्थित है और ये जो है दुनिया का जो है इकलौता जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मिजोरम। मिजोरम में आप देखेंगे तो 2 नेशनल पार्क हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की बात कर लेते हैं। इसको डिटेल में अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सिपकिला नेशनल पार्क, सिपकिला पास, रोहतांग पास और देवसर पास, इसके अलावा बारालाचाला पास, ये चारों कहाँ हैं? ये चारों आपको मिल जाएंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सा स्मारक इंपॉर्टेंट है? खारदुल्ला नेशनल पार्क, ठीक है। बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ठीक है। इसमें बुर्जिला, जोजिला और पीर पंजाल, बनिहाल ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। खारदुंगला नेशनल पार्क लद्दाख में मिलेगा। इसके बाद आ जाए हम लोग उत्तराखंड में, ठीक है। तो उसमें देखिए माना पास, ठीक है, मुलिंगला, इसके अलावा देखेंगे तो नीदी पास, लिपुलेख, ये कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। इसके बाद आ जाए इंपॉर्टेंट पास पूछा जाता सिक्किम, नाथुला, जेपला, ये सब कहाँ है? ये सिक्किम में है, ठीक है। बोमडीला, यांगया पास, ये दिहांग पास, ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये कुछ पासेस की लोकेशन जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसने पूछा है जेट विमान निचले समताप मंडल में बहुत आराम से और आसानी से उड़ते हैं, इसका उचित स्पष्टीकरण क्या होगा? ऑप्शन ए, निचले समताप मंडल में कोई बादल या जलवाष्प नहीं है। ऑप्शन 2, निचले समताप मंडल में कोई ऊर्ध्वाधर हवाएं नहीं है। आपको सही कथन का चूज करके बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए। निचले समताप मंडल में, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बताइए। तो आप देखेंगे दोनों ही ऑप्शन सही है कि निचले समताप मंडल में कोई बादल या जलवाष्प नहीं होता है। ऐसा क्यों? आप देखेंगे जितनी भी बादल बनने या बारिश की घटनाएं होती है वो कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर, यानी यहाँ पर सारी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर का जो निचला परत होता है वो ओजोन लेयर होता है, वो ऑलरेडी इतना गर्म होता है, ठीक है। वहाँ पर जलवाष्प जैसी कोई घटना होती नहीं, तो स्वच्छ आकाश मिलता है, ठीक है। और निचले समताप मंडल में कोई ऊर्ध्वाधर हवाएं नहीं होती। जो भी मौसमी घटनाएं होने रहती, हवाओं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ठीक है, फिर वो नीचे आती है। ये सारी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल तक सीमित, ठीक है। इसमें दोनों सही है। यहाँ पर इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है अफ्रीका एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय पेटी का निर्माण मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कोशिकाओं में स्थित है। ऑप्शन 2, गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में। सही कथन आपको बताना है, यानी आपको बताना है कि विश्व में, एक सेकंड में आपको मैप, जैसे ये मैप है, इसमें पूछा गया है अधिकांश अफ्रीकी, एशियाई, ठीक है, ये सब जो विश्व के अधिकांश महाद्वीप में जो डेजर्ट रीजन है वो पश्चिमी भाग में स्थित है, इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है। इसने कहा है उपोष्णकटिबंधीय हाई प्रेशर शेल का स्थित में है, इसलिए गर्म समुद्री जलधाराओं का प्रभाव में है, इसलिए। तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही कारण सही है, क्योंकि जहां पर हाई प्रेशर का विकास होगा, यानी हाई प्रेशर सेल का विकास होगा, वहां देखेंगे वहां पर बारिश नहीं होगी। बारिश होने के लिए क्या जरूरी है? सतह का तापमान यानी जल का तापमान ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। और जल का तापमान ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर का विकास होगा, हवाएं ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उठेंगी, ठीक है। और हवाएं जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठेंगी ठंडी होंगी, फिर संघनित होकर जो है
वो धीरे-धीरे बारिश के रूप में नीचे आती हैं। लेकिन जब जहाँ हाई प्रेशर का विस्तार है, यानी वहाँ के जल का सतह का तापमान ठंडा है, तो वहाँ पे बारिश होगी नहीं, मौसम शुष्क रहेगा। तो यही कारण है, एक कारण है कि इसमें यहाँ पर जो है मरुस्थलीय पेटी का विकास होता है। या दूसरा कारण गर्म समुद्री जलधाराओं का प्रभाव। तो ये तो गलत है, क्योंकि गर्म समुद्री जलधाराओं के प्रभाव से जो है, अगर जहाँ जिस महाद्वीप के पश्चिमी या पूर्वी किनारे पर रहेंगी, तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको मरुस्थल देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन एक जो है सही है। यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ कोल्ड करंट आपको दिख रही है, वहाँ वहाँ आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे अफ्रीका, ग्रेट अफ्रीका डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए आटाकामा डेजर्ट, कैलिफोर्निया का डेजर्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर जाएंगे तो इधर भी आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट। तो कहने का मतलब है, एक तो ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही कि इसमें जो है हाई प्रेशर सेल का विकास होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोल्ड करंट का जहाँ प्रभाव है, वहाँ अक्सर आपको महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आपको हमेशा देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ आप देखेंगे गर्म जलधारा का प्रभाव है, और अक्सर देखेंगे गर्म जलधारा का प्रभाव महाद्वीप के पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर डेजर्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ डेजर्ट है, तो आपको हमेशा लगभग जो है पश्चिमी महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्वी भाग में जहाँ पर आपको यानी मिडिल डेजर्ट देखने को मिले, जैसे अगर बात करें यहाँ टकला मकान डेजर्ट या गोबी डेजर्ट की बात करें, ये एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेजर्ट की। यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और जो है इसका आंसर जो है दिया भी गया है, इसके साथ साथ इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा है, इसको सही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसे पूछा है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल नामक एक परत जो रेडियो संचार को सुविधा प्रदान करती है, ऐसा क्यों? ऑप्शन एक, ओजोन की उपस्थिति के कारण रेडियो तरंगें पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं। ऑप्शन दो, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है। तो बताना कौन सा कथन सही है। सबसे पहले आपको पता होगा ओजोन परत कहाँ होती है। ओजोन परत, अगर ऐसी बात होती तो सैटेलाइट वगैरह जो है, रेडियो वेव के लिए सैटेलाइट वगैरह कहाँ इस्तेमाल की जाती, स्थापित की जाती, ओजोन लेयर में। तो ओजोन लेयर का संबंध देखेंगे समताप मंडल निचली परत से, ये गलत बात है। और रेडियो वेव जो होती हैं, वो लॉन्ग वेव के साथ साथ, लंबी के साथ साथ शॉर्ट वेव भी होती हैं। ठीक है, और आयनोस्फीयर की बात करें तो ये आयनोस्फीयर है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रेडियो के लिए जो है सैटेलाइट वगैरह निर्धारित की जाती है, तो यहाँ पर जो है कई सारे जो है इलेक्ट्रॉन आयन होते हैं, जिनके कारण जो है फ्रीक्वेंसी जो है रिटर्न होती है और यहाँ से ऊपर जाती है। तो ये तो बात हो गई, इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। यानी रेडियो वेव जो होता है वो लॉन्ग वेव भी हो सकता है, शॉर्ट वेव भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उसके पहले आपको बता दें, यहाँ पर देखिए आयन मंडल के ऊपरी वायुमंडल का हिस्सा है, जो 80 से 60 किलोमीटर के बीच ये अल्ट्रावायलेट और एक्सरे विकिरण परमाणुओं और अणुओं को आयनित करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की एक परत बनती है। आयन मंडल महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि संचार और नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो तरंगों को प्रतिबंधित और संशोधित करता है। ठीक है, इसके देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ जिसकी होगी यानी हाई फ्रिक्वेंसी और हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और इसके अलावा देखेंगे लॉन्गर वेवलेंथ जिसकी होगी, वो क्या करेगा, लो फ्रिक्वेंसी और लो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेडियो वेव की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसमें पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक मजबूत और लगातार बनी रहती हैं, क्यों? ऑप्शन एक, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम भूभाग है। ऑप्शन दो, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। ठीक है, कौन सा उत्तर सही है इसमें? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। सबसे पहले इसमें ऑप्शन दो देखिए, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि हवाओं के
कोरियालिस बल क्यों ज़रूरी है? कोरियालिस बल जो होता है, वो हवाओं के डिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? लेकिन ऐसा आपने कब कहीं नहीं सुना होगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियालिस बल कम ज़रूरत पड़ती है, साउथ हेमिस्फीयर में कोरियालिस बल की ज़रूरत कम अधिक पड़ती है, ठीक है? क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि हवाएँ तो पूर्वी पवने यहाँ भी, पछुआ पवने यहाँ भी हैं, ठीक है? और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ गति कर रही है, तो कोरियालिस बल तो अपोज़िट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, यानी दोनों गोलार्ध में, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की बात, दक्षिणी गोलार्ध की बात हो, कोरियालिस बल समान रहता है। लेकिन अगर ऑप्शन 1 देखेंगे तो इसमें पूछा है, इसमें बताया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम भूभाग यानी लैंड है, ये बात तो सही है। अगर हम पूरे इस वर्ल्ड मैप को 2 बराबर भागों में बाँटें, देखिए सपोज़ ये 0 डिग्री जाता है, ठीक है? ठीक, देखेंगे साउथ हेमिस्फीयर में लैंड कम है, जबकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे लैंड ज़्यादा है। इससे क्या होता है, हवाओं को जो है बिना किसी अवरोध के जो है चलने का रास्ता मिल जाता है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब हवाएं चलती हैं तो लैंड के कारण, पर्वत पठार के कारण जो है यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, ठीक है? इसीलिए क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक मजबूत और लगातार चलती रहती हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है? इसका इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन दिया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रेशर बेल्ट होता है, तो सब एक होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहाँ लो प्रेशर का निर्माण करता है। फिर उसके बाद जाएँगे हॉर्स लैटिट्यूड होता है। हॉर्स लैटिट्यूड देखेंगे तो हॉर्स लैटिट्यूड आपको मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा, ठीक है? जहाँ पर बिना किसी रोक-टोक के जो है हवाएँ चलती हैं। और इसका जो अगर देखेंगे, इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 45 से 60 डिग्री के बीच आपको लगभग देखने को मिलेगा साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है? यहाँ पे हवाएँ इतनी तेज़ चलती हैं, ठीक है? ये किसे क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ये आपको ध्यान रख एक बात और देख रहे होंगे कि जो हवाएँ हैं, हवाएँ तो सीधी ही चलती होंगी, लेकिन ये डिफ्लेक्शन किस लिए कारण हो रहा है? डिफ्लेक्शन देखिए कोरियालिस बल के कारण हो रहा है, ठीक है? यानी दक्षिणी गोलार्ध में हवाएँ जो है अपनी मूल दिशा से जो है देखेंगे बाईं तरफ, और उत्तरी गोलार्ध में जो है हवाएँ अपनी मूल दिशा से जो है दाईं तरफ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये बात पता चल गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पूछा है क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड, धूमकेतु यानी कॉमेट में क्या अंतर है? ऑप्शन 1, एस्टेरॉइड छोटी चट्टानी ग्रह होते हैं, जबकि कॉमेट जो होते हैं चट्टानी और धातु सामग्री द्वारा एक साथ जुड़ी हुई जमी हुई गैसों से बनते हैं। ऑप्शन 2, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड अधिकतर पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु जिसे कॉमेट कहते हैं अधिकतर शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 दिया है, धूमकेतु यानी कॉमेट एक स्पष्ट चमकती पूंछ दिखाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दिखाते। सबसे पहले देखिए, ये हमारा सौरमंडल है, ये सूर्य है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और ये जुपिटर। इसके बीच क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है? तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये एक रॉकी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? छोटे छोटे चट्टानी संरचना होती है। जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती है, वैसे देखेंगे तापमान कम होने लगता है, और ये आउटर जाएंगे, नेपच्यून के बाद जाएंगे तो ये होगा क्यूपर बेल्ट। क्यूपर जो बेल्ट होता है, ये धूमकेतु यानी कॉमेट होता है। यहाँ पर आपको चट्टानी धातु सामग्री साथ साथ आपको आइस के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा जो है आप देखेंगे, जिसमें एस्टेरॉइड की बात किया है, आप देखेंगे जुपिटर और मार्स के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकतर शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। जबकि मैंने बताया क्यूपर बेल्ट जो कॉमेट है, ये आउटर स्पेस में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है? आउटर लेयर है, ये नेपच्यून के बाद दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा इस कथन के कारण। ऑप्शन 3 की बात करें, धूमकेतु एक स्पष्ट चमकती पूंछ दिखाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दिखाते हैं, ठीक है? तो धूमकेतु जिसे कॉमेट कहते हैं, ये दिखाते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड बेल्ट ये नहीं दिखाते हैं, ये बात सही, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है।
ठीक है, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के बीच मुख्य अंतर उनकी संरचना में होता है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु चंद्रमा और ग्रहों का निर्माण से बचा हुआ मलबा है। ठीक है, धूमकेतु जो होता है यानी क्यूपर बेल्ट या जिसे कॉमेट कहते हैं, सौर मंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र में स्थित है, जबकि अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह है एस्ट्रॉइड वो जुपिटर और मार्स के बीच स्थित। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉमेट होते हैं और क्षुद्र ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल की गड़बड़ी के कारण अपना कक्षीपथ बदलते रहते हैं। कभी कभी वो क्या होता है, किसी ग्रह के करीब आ जाते हैं और चंद्रमा और ग्रहों के बने गड्ढे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव के इतिहास का प्रमाण है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे सौरमंडल। ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये कॉमेट जो है कभी कभी क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, जो आपको चमकीले तारे के रूप में ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 इसने पूछा है, लवणीकरण तब होता है यानी सेललाइजेशन तब होता है जब मिट्टी में जमा सिंचाई का पानी वाष्पित हो जाता है और अपने पीछे नमक और खनिज छोड़ जाता है। सिंचित भूमि पर सेलनाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, इससे फसल उत्पादन में काफी वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, या कुछ मिट्टी को अभेद्य यानी अपारगम यानी सॉइल इम्पेरेबल बनाता है। ऑप्शन सी, यह जल स्तर बढ़ाता है। ऑप्शन डी, या मिट्टी में वायु स्थान को पानी भर देता है। तो आप देखेंगे जैसे ये पानी भरा रहेगा, जब वाष्पित हो जाता है तो अगर ऐसी संरचना आपको दिखाई दे कि वहाँ पर सैलिनाइजेशन आपको दिखाई यानी अपने पीछे नमक और खनिज छोड़ जाता है, उससे क्या होता है, उससे आप देखेंगे वहाँ पर सॉइल इम्पेरेबल जैसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ कुछ मिट्टी को अवैध अपारगम बना देता है। ठीक है, तो पारगम मिट्टी क्या होती है, जैसे छिद्रपूर्ण या अच्छी तरह से जल निकासी वाली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इसके माध्यम से गुजरने वाले आसानी से ये जो है पानी बहने देती है। अभेद्य मिट्टी क्या होती है, या जो है खराब जल निकासी वाली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। आसानी से गुजरने की अनुमति नहीं होती है। अक्सर परिणाम सामने देखने को मिलता है जिसमें जल संचय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे क्ले देखेंगे, क्ले। ठीक है, क्ले में देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो पारगम्यता होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, माइक्रो सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, उर्वरक पोषक तत्वों की हानि को कम किया जा सकता है। ऑप्शन 2, शुष्क भूमि की खेती, ठीक है, यानी ड्राई लैंड फार्मिंग में या सिंचाई का एकमात्र साधन है। ऑप्शन 3, खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट को रोका जा सकता है। कितने कोड का उपयोग करके बताना है कितने आंसर जो है, कितने कोड सही है। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। आंसर बताइए फटाफट। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन अभी जो करवा रहे हैं 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखेंगे उर्वरक जो माइक्रो इरिगेशन होता है, इससे क्या होता है, पोषक तत्वों की हानि को कम करता है। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन में देखेंगे ड्रिप सिंचाई पद्धति होती है, ऐसे पाइप के माध्यम से जो है जहाँ जहाँ पौधे होते हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके ड्रिप सिंचाई की जाती है। ठीक है, इससे पोषक तत्वों का नुकसान नहीं होता है, कम किया जा सकता है, तो उर्वरक की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 3 की बात करें, खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर की गिरावट कम किया जा सकता है, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन में देखेंगे पानी की खपत कम होती है, इससे पानी बचाव होता है। जहाँ तक ऑप्शन 2 की बात है तो ये बात गलत है, क्योंकि जहाँ पर शुष्क ड्राई लैंड है, वहाँ पर जो फार्मिंग की जाती है वो उस क्लाइमेट के अनुसार की जाती है। वहाँ पर सिंचाई की सुविधा तो पहले से नहीं है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसमें 1 और 3 सही है। यानी इसका देखिए यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है। ठीक है, माइक्रो सिंचाई का जो महत्व है उसमें देखेंगे जल की कुशलता करना, बाढ़ सिंचाई की तुलना में इसमें औसतन कम जल लगता है। ठीक है, बिजली की खपत में गिरावट आती है, माइक्रो सिंचाई अपनाने से उर्वरकों की बचत होती है। ठीक है, ये सब इसके फायदे हैं। इसके अलावा देखेंगे जो शुष्क भूमि और बरानी जिसे खेती कहते हैं, तो यानी सिंचाई के बिना ही वहाँ कृषि तकनीक विकसित होती है। शुष्क भूमियों के लिए यानी वह क्षेत्र जहाँ बहुत कम वर्षा होती है,
ऐसे भूमि को क्या कहता है, शुष्क भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ने पूछा, निचले गंगा के मैदान में वर्ष भर उच्च तापमान साथ ही आर्द्र जलवायु की विशेषता होती है, निम्नलिखित फसलों के युग में कौन सा इस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए धान कपास, ऑप्शन बी गेहूं और जूट, ऑप्शन सी धान और जूट, ऑप्शन डी गेहूं और कपास। सबसे पहले आपको इसमें बताना है कि निचले गंगा के मैदान में जहां वर्ष भर हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी आपको जो है देखने को मिलती है, ऐसी क्लाइमेट कंडीशन में कौन सा दो युग में ऐसा है जो वहां पे फसल बोने योग्य है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन से फसल को पानी और हाई टेम्परेचर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो धान की फसल एक ऐसी है जिसको पानी की जरूरत पड़ती है। सॉरी, धान की फसल एक ऐसी है जिसे पानी की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ जूट की फसल एक ऐसी है जिसको ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। वो कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन सी में मिलेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही है। यानी कपास की बात करें तो कपास एक उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय परिस्थिति वाला पौधा है, यानी उस कंडीशन में उगाया जाता है। इसके अंकुरण के लिए आप देखेंगे तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वनस्पति विकास के लिए जो होता है इसे 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी 43 डिग्री सेल्सियस तक वो तापमान सह सकता है। लेकिन 21 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान के लिए फसल के लिए हानिकारक होता है। गेहूं की फसल के लिए मध्यम वर्षा के साथ ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसमें दिया था हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर। भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में अच्छी तरह से बढ़ता है। जब औसत तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तब ये बढ़ता है। अच्छी तरह से जल निकासी होनी चाहिए। दोमट मिट्टी गेहूं के लिए आदर्श स्थित होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये भी 2011 में पूछा गया है। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। भारत में बात करें तो 3 टाइप की फसलें होती है, रबी, खरीफ, जायद। खरीफ की फसलें हम देखेंगे तो जून जुलाई में बोया जाता है, इसे मानसून फसल कहते हैं। पहली बारिश के साथ शुरू होता है। कटाई जो होती है सितंबर से अक्टूबर के मध्य होती है। ऐसी फसलों को उगने के लिए अधिक पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसमें हम चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी ये फसलें उगा सकते हैं। क्या रबी की फसल देखेंगे, अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है, यानी जो अभी सीजन चल रहा है अभी, और अप्रैल से मई में कटाई की जा सकती है। इन फसलों के बीजों के अंकुरण और परिपक्वता के लिए गर्म जलवायु और वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। इसमें आप देखें गेहूँ, जई, चना, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तिलहन, सूरजमुखी, तिल, सरसों ये फसल आते हैं। अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे जायद फसलें होती हैं। ठीक है, जो मार्च से जून के बीच में उगाया जाता है। जल्दी पकने वाली फसलें होती हैं, खीरा, करेला, कद्दू, तरबूजा, खरबूजा, मूंग दाल, ये सब जो है क्या है, जायद फसलें हैं। इसके अलावा भारत में फसलों को तीन कुछ श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। इसमें 4 श्रेणियां हैं प्रमुख। खाद्य फसलों में देखेंगे गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, दालें। नकदी फसलों में देखेंगे तो नकदी फसलें आपको ध्यान रखनी है, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन। वृक्षारोपण फसलें यानी प्लांटेशन फसलें की बात, कॉफी, नारियल, चाय, रबड़। बागवानी फसलें, फल और सब्जियां। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चावल की बात करें तो चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे लगभग पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। सिंचाई के लिए वायुमंडलीय नमी और वर्षा पर निर्भर करता है। चावल की बात करें, चावल की खेती के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत, और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अगर स्टेट वाइज बात करें तो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें, वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर, सेकंड पर पंजाब, थर्ड पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई, इसको आप देख सकते हैं। जूट की बात करें, जूट एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। खेती और उपयोग की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशों में से एक है। विश्व के लगभग 85% जूट की खेती गंगा डेल्टाई मैदान में की जाती है। अगर मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर, सेकंड पर असम, थर्ड पर बिहार और फोर्थ पर उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में जनसांख्यिकीय लाभ वाला देश, भारत को जनसांख्यिकीय लाभ वाला यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश माना जाता है। इसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए, इसकी जनसंख्या 15 वर्ष से कम आयु वर्ग से अधिक है। ऑप्शन बी, इसकी उच्च जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग में है। ऑप्शन सी, इसकी जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अधिक है। ऑप्शन डी, इसकी कुल जनसंख्या अधिक है।
आपको बताना है भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश क्यों कहा जाता है। आप देखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है, ठीक है, उस संभावित प्रबल आर्थिक विकास से है जो किसी जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होना शामिल होता है। अर्थात यह अर्थव्यवस्था में मानव के संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। तो भारत में जो आबादी है 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश कहा जाता है। आश्रित लोग वो होते हैं जैसे 15 वर्ष से कम हो गए और 64 वर्ष से ज़्यादा हो गए, वो सब क्या हो गए, डिपेंडेंट होते हैं, वो कमा नहीं सकते, तो खिलाना पड़ता है। तो ये क्या हो गए, आश्रित हो गए। लेकिन जनसांख्यिकीय लाभांश वो जो काम कर सकते हैं की बात कर रहे हैं, 15 से 64 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी का जो है इसका क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया, सॉरी इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है। यानी इट इज़ द हाई पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जलवायु परिस्थितियां न्यूनतम उत्पादन लागत पर विभिन्न प्रकार के आर्किड की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इस क्षेत्र में निर्यातमुख या निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है आर्किड की खेती के लिए या ऑर्चिड की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और इस क्षेत्र में एक्सपोर्ट की दृष्टि से इंडस्ट्री विकसित कर सकता है। इससे क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। और आगे जैसे जैसे हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे पैटर्न बदलता गया। तो पेशेंस के साथ क्लास को देखिए, रिवीजन करते चलिए और संभावित क्वेश्चन को, एनालिसिस को देखिए जरूर, पढ़िए जरूर। तो आर्किड भारत में आर्किड का स्वर्ग कहा जाता है या आर्किड की राजधानी कहा जाता है उसे किसे, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, यानी आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को भारत का आर्कटिक स्वर्ग कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ठीक है, यानी भोर से जगमगाते पहाड़ों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है और ऑस्ट्रियल आर्किड राज्य का प्रतीक भी है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को वनस्पति वैज्ञानिक का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इतने संज्ञा से इसको बुलाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये पूछा है भारत और उत्तर पूर्वी एशिया के बीच नेविगेशन का समय और दूरी निम्नलिखित में किसके द्वारा बहुत कम की जा सकती है। ऑप्शन एक, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल यानी वाटर बॉडी स्टेट जो है को गहरा करना। ऑप्शन दो, सियाम की खाड़ी और अंडमान के बीच ट्रा इस्थमस पर एक नई नहर खोलना। कौन सा कथन सही है। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले, लेकिन अब आज के क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज है और खासकर ऑप्शन में। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का, तो ये है मलक्का स्टेट। ठीक है, ये है मलक्का स्टेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच। ये तो सबसे पहले ही बिजिएस्ट रूट है। इसको गहरा करके नेविगेशन और समय दूरी ये कोई बात तो हुई नहीं, ये कोई तुक ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। अगर पहले की बात करें तो पहले आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में पैटर्न चेंज हो जाएगा, बोलेगा इसमें केवल एक कथन सही है, दो दोनों कथन सही है। ठीक है, ऐसे एक ऑप्शन दे देगा, एक इसमें तीसरा ऑप्शन और जोड़ देगा। जहाँ तक सियाम की खाड़ी की बात है तो थाईलैंड की गल्फ ऑफ थाईलैंड में ही सियाम की खाड़ी है और यहीं पर अंडमान सागर के बीच आप देखेंगे क्रा कैनाल बनाया जा रहा है जो प्रपोज्ड है। ठीक है, क्रा इस्तेमाल एक नई नहर बनाई जा रही है, इसके द्वारा जो है भारत और पूर्वी एशिया के बीच नेविगेशन और दूरी को कम किया जा सकता है, जिसमें ऑप्शन बी जाएगा सही हो। ये देखिए यहाँ पर क्रा इस्तेमाल जो है बनाने का प्रपोज, तो इसी का आंसर जो है देखेंगे तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में दिया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया में आपको ध्यान रखना है कुछ आइलैंड है, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड का बना हुआ ये आर्क है। तो इसमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो मेरापी ज्वालामुखी आप देखेंगे कहाँ पर स्थित है, जकार्ता सॉरी जावा आइलैंड पर स्थित है। ठीक है, तिमारू भी अभी न्यूज में था, तो ये भी जो है जावा आइलैंड पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारे ढेर सारे जो है ज्वालामुखी का यहाँ पर लोकेशन दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, ऐसा संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया
में हाल ही में आई बाढ़ का कारण ला लीना है। ला लीना और एल नीनो से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन एक, ला लीना की विशेषता भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडे समुद्र का तापमान है, जबकि एल नीनो विशेषता भूमध्य रेखीय प्रशांत में असामान्य रूप से गर्म समुद्र का तापमान है। ऑप्शन दो, एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन ला लीना का मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। एक, ए में एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी एक और ना तो एक ना तो दो। चलिए इसका आंसर दीजिए। ला लीना और एल नीनो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे एल नीनो और ला लीना क्या होता है। एल नीनो में आप देखेंगे ये सारी घटनाएं जो आप देखेंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी प्रशांत महासागर में घटित। एल नीनो से क्या होता है, वार्म वाटर हो जाता है और वीक ट्रेड विंड यानी कमजोर जो है व्यापारिक पवनें हो जाती है। ला लीना का क्या होता है, कोल्ड कूल वाटर यानी ठंडा जो है जल हो जाता है, औसत से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि ला लीना की विशेषता भूमध्य रेखी हिंद महासागर। सबसे पहले हिंद महासागर में ऐसा कुछ तो होता नहीं, सब ये कहाँ की घटना है, ये घटना है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ऑप्शन एक गलत। और जो इसमें कहा है कि ला लीना की वजह से मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। ला लीना की वजह से भारत में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दो भी गलत। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों। ठीक, अब आप कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देना टू द पॉइंट। सबसे पहले एल नीनो देखते हैं। एल नीनो की वजह से क्या होता है, समुद्री सतह का तापमान गर्म हो जाता है। ठीक है, औसत से अधिक गर्म हो जाता है। पूर्वी पवनें या तो कमजोर हो जाती हैं या तो विपरीत दिशा में बहने लगती हैं। ठीक है, पहली बार 1600 दशक में पेरू के मछुआरों द्वारा देखा गया था। यह परिघटना ला लीना की तुलना में अधिक घटित होती है। इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव ये होता है साउथ अमेरिका के में अत्यधिक वर्षा, तटीय बाढ़, कटाव देखने को मिलता है। इसके अलावा देखेंगे इंडोनेशिया इंडोनेशिया में क्या होता है, सूखा। और ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में आपको आग की घटनाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, साउथ और मध्य अमेरिका तट के समीप जो आप देखेंगे, साउथ और मध्य अमेरिका के तट के समीप आप देखेंगे भरपूर ठंडे जल के अपवेलिंग करंट आपको देखने मिलेगी, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कमजोर मानसून और यहाँ तक कि भारत और साउथ पूर्व एशिया में सूखे की स्थिति देखने को मिलेगी। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ला लीना। टू द पॉइंट अभी देख रहे हैं, हमने आपको डिटेल में इसी क्लास में दिया है, अभी आपको दिखाते हैं। ला लीना क्या है, यह एंटी ला लीना या एल नीनो या बस एक शीतकालीन घटना भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट सामान्य पूर्वी पवनें और भी मजबूत हो जाती हैं। एल नीनो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहता है। इसके विपरीत देखेंगे तो इसकी अवधि 1 से 3 वर्ष तक हो सकती है। ला लीना की प्रभाव क्या होता है, साउथ अफ्रीका में भारी वर्षा और ऑस्ट्रेलिया में फ्लड जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर आप अपवेलिंग की वृद्धि हो जाती है, जिससे पोषक तत्वों से भरपूर ठंडा जल सतह पर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एल नीनो ला नीना। कभी कभी एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा, महासागरीय नीनो इंडेक्स यानी ओशियन नीनो इंडेक्स, ONI। यह पूर्व मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य समुद्री सतह का तापमान में विचलन की माप करता है। इसके अलावा यह वह मानक साधन है जिसके द्वारा प्रत्येक एल नीनो के प्रकरण का निर्धारण, अनुमान, पूर्वानुमान किया जाता है। ठीक है, अपवेलिंग की बात हमने की। अपवेलिंग क्या होता है, अपवेलिंग देखेंगे तो अपवेलिंग बहुत सारी चीज़ें होती है। अपवेलिंग का सिंपल होता है जैसे वायु का कन्वर्जन होना, वायु का देखेंगे कन्वर्जन होना, डाउन वेलिंग हो जाएगा। वायु का जो है डाइवर्जन होना क्या हो जाएगा, अपवेलिंग हो जाएगा। ये तो सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं। अपवेलिंग वह होती है जहां समुद्र के गहरे हिस्सों में पानी को ऊपर की ओर सतह तक ले जाने की अनुमति। ठीक है, सपोज ये समुद्री सतह है, पवनें यहाँ से बह रही है, इधर से पूर्वी पवन आई, पूर्वी पवन आई, इधर से जो भी ठंडा जल है इधर से लेके गई
पश्चिम की तरफ गर्म जल की तरफ। तो ये क्या हुआ, हवाएं जो है इधर से जो है ठंडा जल ले जा रही हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, फिर यहाँ से जल जो है नीचे की तरफ आएगा, फिर इधर से जो है जल एक सर्कुलेशन बनेगा, इसे कहते हैं अप वेलिंग करंट। फिर इधर से है डाउन वेलिंग करंट, इसे ही कहते हैं। यानी अप वेलिंग करंट आमतौर पर भूमध्य रेखा के साथ साथ सतह और पानी के विचरण के कारण पूर्वी हवा के बहाव और पश्चिमी हवा के बहाव के बीच अंटार्कटिका के पास समुद्र तट के किनारे पाई जाती है। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी डिटेल आपको इसमें डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, क्लासेस लंबी हो जाएंगी। डाउन वेलिंग क्या होता है, समुद्र के गहरे भागों में सतही जल ऊर्ध्वाधर गति करता है। ठीक है, डाउन वेलिंग क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँ पानी एकत्रित होता है और ढेर हो जाता है, जैसा कि उत्तरी अटलांटिक में कई सारी जगहों पर आपको देखने को मिलता है। डाउन वेलिंग यही है। हमने बताया कि अप वेलिंग से यहाँ पर पौने आती हैं, यहाँ से जो है जल की सतह से जो है पानी इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर ये नीचे डाउन यानी नीचे की तरफ बैठती हैं, इसे क्या कहते हैं, डाउन वेलिंग करंट कहते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए एल नीनो लाल नीनो के बारे में आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, वो तो मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर दिया था। इसको आप पीडीएफ से जरूर पढ़ लीजिएगा। एल नीनो का प्रभाव क्या है, किस देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव क्या है, कब कब एल नीनो आया है, ला लीना क्या है और उसकी स्थितियाँ क्या होती हैं, ला लीना का प्रभाव क्या है, कब कब ला लीना आया है। ठीक है, फिर एंसो और भारत क्या भारत पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देख लेनी, क्योंकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब बात बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है 2004 में, 2004 की सुनामी ने लोगों को एहसास करा कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा बचाव के रूप में काम करते हैं। मैंग्रोव सुरक्षा बचाव के रूप में कैसे कार्य करते हैं? ऑप्शन एक, मैंग्रोव दलदल मानव बस्तियों को एक विस्तृत क्षेत्र द्वारा समुद्र से अलग करता है, जिसमें लोग ना तो रहते हैं और ना ही बाहर निकलते। ठीक है, ये तो बात गलत है। मैंग्रोव की बात ये तो यहाँ तक सही की, ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि ना तो लोग रहते हैं और ना तो बाहर निकलते हैं, ये बात गलत है। कि मैंग्रोव सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपना घर बना कर रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें, मैंग्रोव भोजन और औसत दोनों प्रदान करता है, जिसके लोगों को कृषि प्राकृतिक आपदा के बाद आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात भी गलत है। ऑप्शन सी, मैंग्रोव पेड़ घने छतरियों के साथ ऊंचे होते हैं, चक्रवात सुनामी के दौरान उत्कृष्ट आश्रय के रूप में काम करते हैं। ये तो कारण नहीं है कि मैंग्रोव सुरक्षा बचाव करते हैं सुनामी से, ये तो कारण है ही नहीं। हाँ, ये कारण जरूर है, ऑप्शन डी, मैंग्रोव पेड़ अपनी व्यापक जड़ों के कारण तूफान और ज्वार से उखड़ते नहीं। देखिए मैंग्रोव पेड़ है, इसकी जड़ें देखिए इतनी ऊंची ऊंची होती है और इतनी मजबूत जल में धसी होती है, ये कितना भी तूफान सुनामी आ जाए कि अपने जड़ों को उखाड़ते नहीं, इससे जो है एक सुरक्षा प्रदान करते हैं जो वहाँ मैंग्रोव रीजन में लोग रहते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही। ठीक है, उसी चीज़ का यहाँ पर इसमें ट्रांसलेशन दिया गया, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये पूछा है, भारत के एक राज्य की निम्नलिखित विशेषता है। ऑप्शन एक, इसके उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क। ऑप्शन दो, इसका मध्य भाग कपास पैदा कर सकता है। ऑप्शन तीन, नकदी फसलों की खेती खाद्य फसलों पर हावी है। इस राज्य में उपरोक्त की सभी विशेषताएं हैं। ऑप्शन एक, आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। चलिए बताइए किस राज्य की विशेषता बता रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे इसमें जो बात कर रहा है, गुजरात राज्य की बात कर रहा है। ठीक है, गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य ही है जहां पर आप देखेंगे कपास, उत्तरी भाग जो है शुष्क और अर्धशुष्क भी है, जहाँ के मध्य भाग में कपास पैदा होता है, और नकदी फसलों की खेती खाद्य फसलों पर हावी है। अभी हमने बताया नकदी फसलों में गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट और तिलहन आता है। ठीक है, तो ये गुजरात की बात कर रहा है। कपास एक ऐसी फसल है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय खरीफ फसल है। यह रेशे वाली फसल है, इसे सफेद सोना भी कहते हैं। विश्व भर में कपास उत्पादन भारत तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा भारत की बात करें तो राज्य में सबसे पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर राजस्थान है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गुजरात की और कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इससे क्या पूछा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला प्रजातियों की विविधता में बहुत समृद्ध है।
निम्नलिखित में कौन सा इस घटना के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? ऑप्शन एक, इसमें उच्च वर्षा होती है जो शानदार वनस्पति का समर्थन करती है। ऑप्शन बी, या विभिन्न जैव विविध भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ऑप्शन सी, इस क्षेत्र में विदेशी और आक्रामक प्रजातियों प्रवेश नहीं कर पाती हैं, प्रवेश नहीं किया है। ठीक है, इस इनमें मानवीय हस्तक्षेप कम है। अब आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इसने पूछा हिमालय पर्वत श्रृंखला प्रजातियों की विविधता बहुत समृद्ध है, यानी बायोडायवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगी। इसका कारण क्या है? सबसे पहले ऑप्शन डी, मानवीय हस्तक्षेप कम है। ये बात तो गलत है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के देख रहे होंगे हिमालय में कितने मानवीय हस्तक्षेप। और ये भी बात ऑप्शन सी भी गलत है कि इस क्षेत्र में विदेशी और आक्रामक प्रजातियां का प्रवेश नहीं है। ठीक है, ये इसका कोई कारण तो है नहीं। ठीक है, एक ही बात करें, इसमें उच्च वर्षा होती है जो शानदार वनस्पति विकास के समर्थन करती है। ये बात गलत। ठीक है, कारण क्या है कि इसमें विभिन्न जैवभौगोलिक यानी बायोजियोग्राफिकल रीजन का संगम है। ट्रांस हिमालय का भी संगम आपको देखने को मिलेगा, हिमालय का संगम आपको देखने को मिलेगा। कई सारी ये जोन जोन इसमें इसमें संगम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर रिच बायोडायवर्सिटी हिमालय रीजन में पाई जाती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। यानी बात करें भारत का भौगोलिक वर्गीकरण, देखेंगे दुनिया का 17 जैव विविधता वाला देशों में ये भारत एशिया के चौथे स्थान पर, वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान। ठीक है, भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हिमालयन रेंज में ट्रांस हिमालय जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन का संगम आपको देखने को मिलेगा, जो जैव विविधता के क्षेत्र में समृद्ध देखने को मिलेगा। इसी कारण देखेंगे ट्रॉपिकल शीतोष्ण टुंड्रा प्रकार के जलवायु वनस्पतियाँ देखने को मिले, बहुत सारी जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। तो पूरे हिमालय की बात कर रहा है, नॉर्थर्न और ईस्टर्न दोनों हिमालय की। ऑप्शन बी, ये भी 2011 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते से पूछा, दो महत्वपूर्ण नदियां, ऐसे कथन से क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले भी, अब भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। दो महत्वपूर्ण नदियां जिसका एक स्रोत झारखंड में है और इसे उड़ीसा में एक अलग नाम से जाना जाता है, दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, बहने से पहले बंगाल की खाड़ी के तट पर कुछ दूर पर एक स्थान पर विलीन हो जाती है, समुद्र समुद्र में विलीन हो जाती है। यह वन्य जीव और जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण स्थल और संरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? भीतरकनिका, चांदीपुर औंसी, गोपालपुर औंसी, सिमलीपाल। तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि झारखंड और उड़ीसा में ऐसी कौन सी नदी। तो देखेंगे झारखंड में साउथ कोयल, ठीक है, जो शंख नदी से मिलकर आप देखेंगे इसे, ठीक है, बैतरणी नदी के नाम से उड़ीसा में जानी जाती। ठीक है, बैतरणी नदी के नाम से जानी जाती। तो इसी की बात कर, साउथ कोयल झारखंड में कहते हैं, फिर इसे क्या कहते हैं, वैतरणी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, और दूसरी नदी जो है वो ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी नदी की जो उड़ीसा में बहने वाली नदी है वो ब्राह्मणी नदी है, और ये जो झारखंड से निकलती है उसे साउथ कोयल झारखंड में कहते हैं। फिर ये शंख नदी से मिलकर जो है क्या कहती है, इसे वैतरणी। ठीक है, तो इन दोनों के संगम पर आप देखेंगे कौन सा जो है नेशनल पार्क स्थित है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए, ये भीतरकनिका इसमें सही हो जाएगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसके अलावा एक बार और क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में किसी एक स्थान पर यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र को देखते हैं तो आप पाएंगे कि समुद्र का पानी तट रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे हट जाता है और दिन में 2 बार किनारे पर वापस आ जाता है। आप वास्तव में चल सकते हैं जब पानी कम हो जाए तो समुद्र के तल पर। ठीक है, जब समुद्र का पानी पीछे रहता है तो आप चल सकते हैं। यह अनोखी घटना कहाँ देखी गई? भावनगर, भीमानीपट्टनम, भीमपुत्तनम, चांदीपुर, नागपट्टनम। तो आप देखेंगे ये चांदीपुर की बात कर रहा है, उड़ीसा की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे चांदीपुर पर समुद्र तट पर समुद्र में हर 5 किलोमीटर कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर चांदीपुर में आप देखेंगे डीआरडीओ का एकीकृत परीक्षण रेंज ही स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसी की बात कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है,
मैंग्रोव सेक्टर दिया गया क्योंकि उड़ीसा की बात कर रहे थे तो मैंग्रोव रीजन उड़ीसा में पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंग्रोव स्टेट की बात दी गई है तो आप किस-किस राज्य में मैंग्रोव पाया जाता है ये आपको देख लेना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में क्या पूछा है? इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन-सा वनस्पतियों के संरक्षण में इन सीटू विधि स्थल नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया में और भारत में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन 2 टाइप से किया जाता है। पहला जो होता है इन सीटू यानी स्वास्थानिक, ठीक है? स्वास्थानिक मतलब जहाँ पर उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहीं पर उनका कंजर्वेशन किया। दूसरा क्या होता है एक्स सीटू यानी उनको बाहर लाकर उनका कंजर्वेशन, उनका संरक्षण। तो इसमें पूछा कौन-सा इन सीटू स्थल नहीं है? तो इसमें बॉटेनिकल गार्डन आप देखेंगे, बॉटेनिकल गार्डन कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है। वो बाहर लाकर उनका जो है संरक्षण किया जाता है। तो वो क्या है एक्स सीटू संरक्षण, ठीक है? बाकी सब क्या है? बाकी जो है इन सीटू संरक्षण है। इसमें इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में दिया गया है, बाकी मैंने बता ही दिया है। इसमें आपको ध्यान रखना बॉटेनिकल गार्डन हुआ, एक्वेरियम हुआ, क्रायो प्रिजर्वेशन हुआ, डीएनए बैंक हो गया, ज़ोन हो ज़ू हो गया, ये सब क्या है एक्स सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? सॉरी क्वेश्चन वही है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट साइट फॉर इन सिटू मेथड, ठीक है? उसी का जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो इसमें बॉटेनिकल गार्डन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, हिस्ट्री एंड आईएएस, हिस्ट्री एंड यूपीएससी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हम यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, ऐसे कैटेगरी वाइज़ और डिटेल एनालिसिस करेंगे और आप समय के साथ समझेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट